students, welcome to the platform of Techno Herald Online. In this lecture, we are going to study about PMMC instruments, its working, its construction and other working principles, advantages, disadvantages, features of a PMMC, its deflecting torque equation and many more. अब देखते हैं आगे में कि अब इंस्ट्रूमेंट के हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आता है पीएमएमसी। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले बच्चों समझेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सर्किट में वो आ रहा है, ठीक है, अगर वो सर्किट में आ रहा है ना, तो सर्किट में मान लिया कि मैं ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो सर्किट कंडीशन को अल्टर ना करे, ठीक है, समझे। इसका मतलब क्या है कि सर्किट कंडीशन को अल्टर नहीं करना चाहिए, दैट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द सर्किट वेयर मेजरमेंट आर टू बी मेड डज नॉट अल्टर द सर्किट कंडीशन, ठीक है। सर्किट कंडीशन का मतलब ये है कि मैंने क्या बताया था, चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं, समझते हैं, यहां पे समझ लेते हैं। ये एक आपका रफ साइड हो गया, इसको आप एज इट इज नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट भी आप कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट का आया कि सर्किट कंडीशन का मतलब है, जैसे मान लिया कि ये मेरा एक सर्किट है। सर्किट क्या कहलाता है? ये सर्किट एक है ना, वोल्टेज V है, ठीक है, यहां समझ रहे हैं, छोटे में लिख रहा हूं। ये एक सर्किट है, ये समथिंग 100 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, कुछ 100 एम्पियर ये करंट ड्रॉ कर रहा था। साफ लिख देते हैं, 100 एम्पियर ये करंट ड्रॉ कर रहा था। इनिशियली वो ड्रॉ कर रहा था। इंस्ट्रूमेंट का जब इसमें हम ऐड करने से पहले वो 100 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था। हमने इंस्ट्रूमेंट एक यहां पे ऐड कर दिया है ना, एक एम मीटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जब एम मीटर ऐड हो गया तो इस एडिशन के कारण इस इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन इस सर्किट में हुआ। तो इस इंट्रोडक्शन के कारण ये जो 100 एम्पियर ये जो मोटर ड्रॉ कर रहा था, जो लोड 100 एम्पियर रेटिंग 100 एम्पियर उसकी रेटेड वैल्यू थी, रेटेड करंट की वैल्यू थी, वो अपने रेटिंग पे, अपने रेटेड वैल्यू पे वो रन कर रहा था। इसके इंट्रोडक्शन के कारण इसमें आने वाली करंट 50 एम्पियर ना हो जाए, अल्टर ना कर जाए। अगर ऐसा हो जाता है इसके इंट्रोडक्शन के कारण, तो ये क्या डिजायरेबल है? ये क्या मतलब सही रहेगा? ये 100 एम्पियर अपने रेटेड वैल्यू पे चल रहा था, इसके इंट्रोडक्शन के कारण ये 50 एम्पियर्स पे लेने लग गया। तो क्या ये इसने सर्किट कंडीशन को अल्टर नहीं कर दिया? ये मेरा नहीं होना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 100 आ रहा है तो इसके इंट्रोडक्शन के कारण भी ये मोटर जो है 100 ले, अपने रेटेड वैल्यू पे चलता रहे। मुझे बस ये एम मीटर जो है इंडिकेट कर दे कि 100 एम्पियर करंट जो है ये मोटर ले रहा है, बस। इसी को हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया कि दैट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द सर्किट वेयर मेजरमेंट आर टू बी मेड डज नॉट अल्टर द सर्किट कंडीशन, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, जैसा हम लास्ट क्लास में समझ रहे थे, लास्ट में अभी पीछे हमने समझा था कि अगर लॉस ज्यादा हो जाएगी, अगर I² R लॉस ज्यादा हो जाएगा तो लॉस बढ़ गया ना, लॉस बढ़ गया तो क्या हुआ, लॉस बढ़ जाने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। अब लॉस हो जा रहा है ज्यादा तो ये इफिशियंसी एक सर्किट की घटा देगा ना। तो क्या करना था हमें, लॉस को मिनिमम रखा जाता है ना। एम मीटर में लॉस को मिनिमम रखो या वोल्ट मीटर में रखो, तो लॉस को मिनिमम रखना होता है। तो वही इसमें कह रहा है कि द पावर कंज्यूम्ड बाय देम फॉर देयर ऑपरेशन शुड बी लो। पावर जो ये कंज्यूम कर रहा है तो वो लो होना चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरा एक बच्चों याद रखना है कि एम मीटर क्या करता है, एम मीटर सीरीज में कनेक्ट रहता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट रहता है ना, ठीक है। अब समझेंगे कि ये एम मीटर और वोल्ट मीटर जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका मतलब होता है, अब ये पीएमएमसी के बारे में पहले पढ़ते हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है।
परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, है ना। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये तो कंटिन्यूअस फ्लक्स देगा, है ना। कंटिन्यूअस उसके फ्लक्स आएगी, कटिंग होगी, है ना। तो जब टेस्ट करंट मूविंग कॉइल से पास होगा, है ना, तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। इस मूविंग कॉइल का मूवमेंट होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस फिगर से ना समझ करके आगे में एक फिगर यहां से समझते हैं, फिर यहीं पे समझते हैं। इसको मिटा रहा हूं। एक सिंपल सर्किट में, एक सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझते हैं इसको। समझते ये हैं कि मैंने क्या बताया था, ये एक परमानेंट मैग्नेट ले लो, है ना। परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल। अब ये कॉइल कैसे मूव होगा? ये मूविंग कॉइल है, ठीक है, ये मूविंग कॉइल हो गया, ठीक। अब यहां समझेंगे कि परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई दिया हमने तो यहाँ पे नॉर्थ बन गया, या यहाँ पे साउथ बन गया, यहाँ साउथ नॉर्थ हो गया, तो ये अट्रैक्ट कर लिया, तो ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट हुआ, हमने यहाँ स्केल लगा दिया, ठीक है, यहाँ स्केलिंग कर दी, यहाँ स्केलिंग कर दी, तो ये मूवमेंट होगा। तो उस हिसाब से जैसा करंट के प्रोपोर्शनल मूवमेंट होगी, करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो ये होता है मेरा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये फिगर समझेंगे, ठीक। यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ बैलेंसिंग वेट है, तो ये आपको यहाँ पे ये जो है कंट्रोल स्प्रिंग है, ठीक है। इस फिगर को मैं साफ करके बता दूंगा, साफ आपको मिल जाएगा लास्ट में। ये कंट्रोल वेट है, ये बैलेंस वेट है, ये स्प्रिंग है। ये मूवमेंट होगा तो ये स्प्रिंग क्या करता है, क्या बताया था, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये स्प्रिंग। ये कॉइल मूवमेंट होगी, ठीक है, कॉइल मूव करेगी। तो अब ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का एडवांटेज क्या है वो समझेंगे, ठीक है। आखिर में ये वर्क कैसे करता है, ठीक। लिख लिया होगा आपने, फिगर बना लीजिए। फिगर बना लीजिए, या फिगर नहीं बनाएंगे तो साफ फिगर बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। PMMC, ठीक। समझ गए? आगे देखते हैं। अब ये PMMC जो है वो होगा। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स में ये समझेंगे कि ये जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, ये जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है ना, ये डीसी मेजरमेंट के लिए ओनली यूज होता है, ठीक है। डीसी मेजरमेंट के लिए ओनली यूज होता है, ठीक है, ओनली यूज फॉर डीसी मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा ये जो है जो मतलब हम ये कहते हैं कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे एक्यूरेट कहलाता है डीसी मेजरमेंट के लिए, सबसे एक्यूरेट कहलाता है डीसी मेजरमेंट के लिए। सबसे एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, सबसे एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो पॉइंटर होगा वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा, है ना, एक्यूरेट रीडिंग ये शो करेगी, ठीक है। दूसरा आता है कि अब देखते हैं कि ये आखिर में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ एरर्स भी क्रिएट होंगी, है ना, कुछ एरर्स भी क्रिएट होंगी। तो ये एरर्स जो है ये कॉमन टाइप के एरर्स जनरली होते क्या है ना। अब ये एरर्स क्रिएट कैसे कैसे हो सकती हैं? ये एरर्स पहले क्रिएट हो सकती हैं फ्रिक्शन के कारण और टेम्परेचर के कारण, है ना, फ्रिक्शन और टेम्परेचर के कारण, ठीक है।
फ्रिक्शन और टेम्परेचर के कारण ये एरर क्रिएट हो सकती है। मान लिया कि चलो हम फ्रिक्शन का कंपेयर करते हैं। पहले फ्रिक्शन में अब ये जो एरर है इसको मुझे रिड्यूस करना है, इसको मुझे रिड्यूस करना है, इसको मुझे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि मूविंग सिस्टम का यहां पे जैसे देख रहे होंगे, हम क्या करते हैं कि टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क एंड कंसिक्वेंटली द एरर प्रोड्यूस्ड बाय इट, द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल कंपेयर्ड विद द ऑपरेटिंग फोर्स, दैट इज द रेशियो ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो मस्ट बी स्मॉल, है ना। अब मान लिया कि मुझे फ्रिक्शनल एरर हटाना है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल एरर हटाना है तो फ्रिक्शन जो होगा, अगर मान लिया कि मेरा मूविंग सिस्टम ये है ना, मूविंग सिस्टम ये है, अब ये मूविंग सिस्टम है, अब ये मूविंग सिस्टम अगर भारी रहता है ना तो स्पिंडल ज्वेल बियरिंग रहती है, ये स्पिंडल जो है ऐसे ऐसे रहता है ना, देखो जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां समझते हैं, ये ना अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये मैंने स्पिंडल डाला, ठीक है, ठीक। अब ये स्पिंडल जो है यहाँ पे जब ये रोटेट होगा, जब ये घूमता है, ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ पे मूविंग मैकेनिज्म होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, बियरिंग्स प्रोवाइड की रहती हैं, ठीक है, जिससे कहा जाता है ज्वेल बियरिंग, ठीक, ज्वेल बियरिंग कहते हैं, ठीक है, ज्वेल बियरिंग है, ठीक। यहाँ नीचे ऊपर नीचे दोनों, अगर ये भारी रहे, मूविंग सिस्टम जो है अगर ये भारी रहे तो इनके बीच में या इसके और इसके बीच में बियरिंग पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, है ना। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल एरर क्रिएट होगा, मतलब ढंग से फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो कर पाएगा ना, है कि नहीं। दूसरी लाइफ कम हो जाएगी, फ्रिक्शन एरर ज्यादा हो तो लाइफ कम हो जाएगी। पहला तो सबसे पहले होता है कि एक्यूरेट रीडिंग वो नहीं शो कर पाता है, ठीक है। अब ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो कर पाएगा तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो सिस्टम है, जो ये मूविंग सिस्टम है, उसको हल्का कर दो, बिल्कुल एकदम हल्का रहे। हल्का रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो हम कम रखते हैं, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो मतलब क्या है, एज स्मॉल एज पॉसिबल कंपेयर्ड विद द ऑपरेटिंग फोर्स, है ना। ऑपरेटिंग फोर्स के मुकाबले जो ये होगा, मूविंग सिस्टम होगा, उसको हम हल्का करेंगे, है ना, बिल्कुल। तो मतलब टॉर्क टू वेट रेशियो मस्ट बी स्मॉल, हल्का होना चाहिए मूविंग सिस्टम, ठीक। ये मेरा कहलाया पीएमएमसी का कुछ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब बच्चों अब पॉइंट समझेंगे कि एक तो हमने फ्रिक्शन एरर समझ लिया था, अब हीट के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण देखो क्या होता है। अब मान लिया कि मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर राइज जो है वो कैसे भी हो सकता है ना, मान लिया रूम टेम्परेचर चेंज हो, है ना, रूम टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट में लॉसेज हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं लॉसेज, मान लिया कि I²R लॉस ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा है तो ये भी तो हीट के फॉर्म में ही हीट लॉस ही होता है ना, एक तरह का, है ना। तो अगर ये ज़्यादा हो रहा है ना, एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, रूम टेम्परेचर चेंज हो, तो ऐसे केसेस में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होगा कॉइल का, वर्किंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वर्किंग कॉइल का, ठीक है, वो भी बदलेगा, है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो वर्किंग कॉइल का रेजिस्टेंस अगर चेंज हुआ, इन केस जैसे मान लिया कि अब ये रेजिस्टेंस में हीट के कारण रेजिस्टेंस में चेंज आया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस में चेंज जो है वो एम मीटर के रेजिस्टेंस में चेंज आया, अगर आरए के रेजिस्टेंस में चेंज आया, कुछ तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट उतना नहीं होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंज आ जाएगा ना, है ना, उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक। बट इन वोल्टमीटर्स ये जो रेजिस्टेंस चेंज है, आरवी में जो चेंज है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है,
ये सिग्निफिकेंट कैसे हो जाता है बच्चों, उसको समझेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है। मान लिया, अब समझने की कोशिश करें कि मान लिया कि सिग्निफिकेंट वाला, ये तो चलो ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। इसमें आप एक चीज समझ, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में जो वर्किंग करंट होती है, जो वर्किंग करंट होती है ना, जो वर्किंग करंट होती है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड वोल्टेज के, है ना, मींस अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मेरा अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ, मेरा अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ, मेरा अगर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ, तो मेरा जो करंट है वो भी तो चेंज हो जाएगा ना, है ना। तो मुझे वोल्ट मीटर में क्या करना होता है, वोल्टेज मेजर करना है, और उसका ऑपरेटर कौन होता है, ड्राइवर कौन होता है, करंट। जो ये करंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के, जो मेजरिंग वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेरा रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हुआ, तो जैसे ही ये चेंज हुआ तो ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा ना, प्रोपोर्शनल नहीं होगा इसके। प्रोपोर्शनल जब नहीं होगा तो मुझे एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगी क्या, नहीं दिखाएगी, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट जो है, ये सिग्निफिकेंट जो रेजिस्टेंस चेंज है टेम्परेचर के कारण वोल्ट मीटर में, वो काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो थोड़ा भी चेंज होगा तो वो रीडिंग जो है वो गलत दिखाने लगेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ एम मीटर्स में मुझे क्या करना रहता है, एम मीटर्स का ड्राइवर जो है वो करंट ही रहता है, करंट तो दोनों का रहता है ना। बट जो मेजरिंग करंट है, जो मुझे मेजर करना है, वही करंट के प्रोपोर्शनल रहता है ना। ठीक है, उसी करंट के प्रोपोर्शनल रहता है। एम मीटर में उसी करंट के प्रोपोर्शनल आई होती है ना। आई जो है वो उसी के प्रोपोर्शनल रहती है ना, जो मुझे मेजर करना है। तो जो ऑपरेटर है वो तो करंट ही हुआ। तो अगर रेजिस्टेंस में आरए में हल्का सा चेंज कुछ आ गया तो करंट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। करंट जब चेंज हो जाएगी तो उसके प्रोपोर्शनल है, तो वो रीडिंग भी जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का अल्टर करेगा, तो हम करेक्ट इसको कर लेते हैं। इसका उतना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसमें कुछ खास ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, अब अगर ऐसा हो जा रहा है, बार बार रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है ना, तो इसको अवॉइड बच्चों हम कैसे कर लेंगे, हैं? इसको अवॉइड बच्चों हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स एज नियरली कांस्टेंट एज पॉसिबल, मतलब एक कांस्टेंट हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि वो ज्यादा चेंजेस टेम्परेचर के साथ उसमें ज्यादा चेंज वगैरह ना आए, वो कांस्टेंट रहे, जितना पॉसिबल हो सके कांस्टेंट रहे। बट प्रैक्टिकली ये चेंज होता है, ऐसे हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम इसका वेरिएशन कर सकते हैं, कम से कम वेरिएशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि वेरी कम हो। दूसरा, हीटिंग का जो एरर एक और होगा, हीटिंग से जो इफेक्ट एरर का होगा वो कंट्रोल स्प्रिंग का एक्सपेंशन के कारण होगा। कंट्रोल स्प्रिंग भी तो एक मेटल ही है ना, मेटल का बना हुआ है, तो कंट्रोल स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाएगा तो भी रीडिंग गलत दिखाएगा। ठीक है, ये जनरली जो है ना बहुत स्मॉल एरर कहलाता है, तो ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बट आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है क्या कि वोल्ट मीटर में आपको ये ध्यान रखना है जनरली कि वोल्ट मीटर में जो टेम्परेचर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के रीडिंग में अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर रेजिस्टेंस बहुत वेरी कर रहा है तो फिर वोल्ट मीटर में ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, मतलब ये डिजायरेबल नहीं है, ये सही नहीं रहेगा, रीडिंग गलत दिखाएगा, लॉसेस ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हम अपने रेजिस्टेंस को पॉसिबली जितना हो सके उतना हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्या था, हीटिंग के कारण, दूसरा एक हीटिंग के कारण एक और क्या था कि कंट्रोल स्प्रिंग का एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपैंड होने के कारण रीडिंग में मेरे जो मूविंग सिस्टम है उसमें थोड़ा सा मूविंग सिस्टम जो है एक्यूरेटली नहीं मूव करेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल करंट या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल जो है मूव नहीं करेगा उतना प्रोपोर्शनल, तो फिर क्या करेगा वो रीडिंग जो है वो गलत दिखाएगा। ठीक है, ये समझ गए बच्चों, है ना। तो हमने समझ गए, ये समझ गए, सब समझ गए। ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर लें तो सही है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलते जाऊं आप नोट कर लीजिए,
समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये अब हम समझेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे कि ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स में पहला पॉइंट कहा जाता है कि मूविंग कॉइल इज वुंड विथ मेनी टर्न्स ऑफ इनेमल्ड और सिल्क कवर्ड वायर, ठीक है। अब जो मूविंग कॉइल होगा, जैसे मूविंग कॉइल जो मैंने कहा था, मूविंग कॉइल क्या रहता है, मूविंग कॉइल यही रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये मैंने एक कॉइल बनाया, इसके ऊपर मैंने ऊंड कर दिया, ठीक है। ये आयरन पीस है, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने ऊंड किया, तो ये वायर जो होगा ये इनेमल्ड और सिल्क कवर्ड वायर होगा, ठीक है, ठीक है। अब जो कॉइल होगा, ये जो कॉइल है वो क्या है, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फॉर्मर, ये रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फॉर्मर पे माउंट किया हुआ है, ठीक है, मतलब लगाया हुआ है, ठीक है, विच इज पाइवेटेड ऑन ज्वेल्ड बियरिंग। अब इसी को ज्वेल्ड बियरिंग में मैंने क्या, यहां पे देखिए ऐसे, ये समझिए, है ना, ये स्पिंडल है, इसी में मैंने प्लेस कर दिया यहां पे ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब ये पाइवेटेड ऑन ज्वेल्ड बियरिंग रहेगा, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर होते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर का जो कॉइल होता है वो मेटल फ्रेम्स के ऊपर ऊंड किया रहता है, ठीक है। मेटल फ्रेम्स के ऊपर ऊंड करने का जो मकसद होता है, ठीक है, मेटल फ्रेम्स के ऊपर ऊंड करने का जो मकसद होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इनको मिल जाए, ठीक है। डैम्पिंग जो है मेटल फ्रेम्स पे, अगर आप कॉइल को, मूविंग कॉइल को आप अगर वोल्ट मीटर में मूविंग कॉइल को अगर आप मेटल फ्रेम में डाल दो तो डैम्पिंग भी जो है मुझे इसी से मिल जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब एम मीटर में तो मेटल फ्रेम्स में हमने कॉइल को वुंड कर दिया, ठीक है। बट एम मीटर्स में हम क्या करते हैं, एम मीटर्स में देखो क्या करते हैं बच्चों, एम मीटर्स में जो होगा नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर होगा। नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर मतलब एल्यूमिनियम फॉर्मर, वो नॉन मैग्नेटिक है ना, वो नॉन मैग्नेटिक है, तो उसमें कर देंगे हम लोग, ऊंड करते हैं, ठीक है, समझ गए। ये मेरा हुआ कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है कि इसको ऊंड करने का रीजन क्या होता है कि कॉइल टर्न्स आर इफेक्टिवली शॉर्टेड बाय द एम मीटर शंट, ठीक है। द कॉइल्स इटसेल्फ देयरफॉर प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। ये करने का क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मुझे प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। डैम्पिंग भी जो है मुझे साथों साथ इसमें मिल जाती है, ठीक है। डैम्पिंग भी तो करना है, कंट्रोल करना है ना। एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क हमने पूरा, एक डिफ्लेक्टिंग अगर टॉर्क हो रहा है तो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल होने के कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है। तो डैम्पिंग का क्या है, अब्जॉर्ब ऑसिलेशंस जो होंगे फाइनल स्टेडी स्टेट पे उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अगर हम नॉन मैग्नेटिक एम मीटर में नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर पे हम लोग ऊंड करते हैं, ठीक है, कॉइल को, और वोल्ट मीटर में मेटल फ्रेम से ऊंड करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हो गया मेरी कॉइल की बात। जो मैग्नेट हमने यूज किया है वो मैग्नेट कैसा रहता है, तो मैग्नेट बच्चों जो है, जैसे डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह होते रहती हैं, तो हमने देखा कि एक मेटल है जिसको कहा जाता है एल्कोमैक्स और एल्निको, ठीक है। इनके डेवलपमेंट, ये जब डेवलप हुए तो इनके डेवलपमेंट से पॉसिबल एक इंस्ट्रूमेंट में ये हो गया कि हम छोटा मैग्नेट रहे, मतलब लेंथ जो है मैग्नेट का वो कम हो गया और हाई फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई। मतलब छोटा मैग्नेट है, ठीक है, उस छोटे मैग्नेट में ही फील्ड इंटेंसिटी हमारी बढ़ी हुई है, ठीक है। जब फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई तो साइज जो है, इंस्ट्रूमेंट का साइज जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट छोटे हो जाएंगे तो इजीली पोर्टेबल रहेंगे, है ना, ले जाना आसान होगा, लगाना आसान होगा, है कि नहीं। तो इसके डेवलपमेंट पे मुझे ये जब एल्कोमैक्स और एल्निको जब डेवलप हुआ तो उस समय पे मैग्नेट जो है वो उनकी मैग्नेट की जो लेंथ है वो स्मॉल हो गई और फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना। तो जो फ्लक्स डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या हुआ
कि जैसे देखो ये है नॉर्थ, ये मैग्नेट है मान लिया, है ना, ये इसकी फ्लक्स है, जो फ्लक्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जो फ्लक्स ट्रेवल कर रही है, जो फ्लक्स ट्रेवल कर रही है ना, उसी को कहा जाता है फ्लक्स। ये फ्लक्स जो ट्रेवल कर रही है ना, ये ऐसे जो ट्रेवल करता है, यही होता है फ्लक्स, ठीक है। अब यही होती है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कितना होगा, 1 वेबर। पीएमएमसी में जो फ्लक्स डेंसिटी यूज करते हैं वो होता है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। ये तो हुआ मेरा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कि आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट में अब हम देखते हैं कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होगा, है ना, वो देखते हैं, ठीक है, कि आखिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही तो मेन है। मेरा इंस्ट्रूमेंट में, मेजरमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, नहीं तो दिखाएगा कैसे, है ना। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं अभी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का सबसे पहले, ये आप एज इट इज लिख लीजिए, मैं बताते जा रहा हूं, सुनते भी जाइए और लिखते भी जाइए, ठीक है, सभी को, ठीक है। बेसिकली जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल से प्रोड्यूस करेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल जो प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करके जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मेजरेंट के। मेजरेंट मतलब, मेजरेंट का मतलब होता है बच्चों, मेजरेंट का मतलब होता है कि क्वांटिटी which is to be measured, which is to be measured, ठीक है। मान लिया कि हम करंट, मान लिया मुझे करंट मेजर करना है, ठीक है, एमीटर है, करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक एमीटर में प्रोड्यूस होगा, ये बार बार मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजों में ये डिस्कस हो रहा है कि आपको बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर रहे, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, अब जैसे एमीटर की मैंने अभी बात की, तो एमीटर में करंट मुझे मेजर करना है, तो मेजरेंट भी क्या है, करंट है, मेजरेंट क्या है, एमीटर में करंट है ना। तो ये जो करंट होगा, मेजरेंट जो होगा, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब करंट जो है, मेजरेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेजरेंट के, है ना, ठीक है। एमीटर में करंट के प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एमीटर में करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही एग्जांपल्स देखते हैं कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूज करता है डिफ्लेक्शन के लिए, दैट आर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट और ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ये बस आप एग्जाम में अगर आप ये फिगर बना देंगे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर आप ये फिगर बनाते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, आप ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, समझेंगे कि पीएमएमसी तो आपको क्लियर होगा, वैसे भी मैं एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूं। पीएमएमसी में क्या रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, एक परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, कॉइल मूविंग होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट मैंने फिक्स्ड रखा, है ना, कॉइल मैंने, ये कॉइल है, इसको मूवेबल रखा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। अब ये मूव जो होगा, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ है, जब ये कॉइल मूव होगा तो ये पॉइंटर इसके ऊपर लगा है, मूविंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ है, तो पॉइंटर ऐसे होगा, मूव करेगा, है ना। कॉइल ही मूव होगा तो मेरा पॉइंटर मूव होगा, ठीक है। तो ये पीएमएमसी का है। तो पीएमएमसी में हमने ये कहा कि ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि कितना ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप समझेंगे, मान लिया टेस्ट करंट, ये जो करंट जा रही है यहाँ मूविंग कॉइल में, आई में, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने लिखा है ये आई है, ठीक है। अब ये जो करंट इसमें घुस रही होगी, मतलब ये जो मुझे मेजर करना करंट है, टेस्ट करंट, ये जितना ज्यादा होगा, है ना, ये जितना ज्यादा होगा, ये करंट जितना स्ट्रांग होगा, उतना यहाँ पर जो
पोल्स क्रिएट होंगे, उनकी जो फ्लक्स उसके कारण प्रोड्यूस होगी वो उतनी ज्यादा होगी। ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, मतलब रिपल्सन होगा। तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, है ना, उतना पॉइंटर दूर जाएगा, है ना। मान लिया करंट मेरा 5 एम्पियर का है ना, 5 एम्पियर का टेस्ट करंट दिया मैंने, तो रिपल्सन जो फोर्स होगा, रिपल्सिव जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगी, तो 5 तक जाएगी, पॉइंटर जो है मूव होकर 5 तक पहुंच जाएगा, है ना। समझ गए? पॉइंटर जो है मूव होकर, मतलब क्या है कि अगर जितना ज्यादा ये फिक्स्ड पोल है ना, इसके साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, वैसे ही पॉइंटर भी आगे मूव होगा। मान लिया 5 एम्पियर का है, 50 एम्पियर का है, 50 एम्पियर का अगर है तो उतना ही ज्यादा इसके ये फ्लक्स भी प्रोड्यूस करेगा और उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच रिपल्सन भी होगा। रिपल्स होकर के दूर भागने की कोशिश करेगा ना, दूर भागने की कोशिश करेगा तो उतनी दूर जाएगा, जितना आपने करंट दिया है, जितना आपने करंट दिया उस हिसाब से वो मूव कर जाएगा, है ना। ये हो गया मेरा पीएमएमसी का कंसेप्ट, जहां पे मैंने ये भी लिख दिया है कि एज द करंट मैग्नीट्यूड थ्रू कॉइल इंक्रीजेस, मोर रिपल्सिव फोर्स, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, सो पॉइंटर मूव्स, ठीक है। अब वही आते हैं एमआई टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बीच में, मूविंग आयरन के बारे में बात करते हैं। तो मूविंग आयरन बच्चों क्या है कि इसमें आयरन को मूव करना है, कॉइल को फिक्स रखना है, ठीक है। तो मूविंग आयरन हो गया ना, है ना, कॉइल फिक्स्ड है, आयरन मूव है, तो मूविंग आयरन, ठीक है। अब ये मूविंग आयरन जैसे ही हम इसमें टेस्ट करंट हमने इसमें सप्लाई किया, पोल फॉर्म होगा, है ना, पोल फॉर्म होगा। जब पोल फॉर्म होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। मैग्नेट की तरह बिहेव जब होगा तो कोई भी आयरन पीस अगर आप इसके आसपास में रख दोगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अट्रैक्ट करेगा तो पॉइंटर मूव होगा। वैसे ही सेम कंसेप्ट पे आइए कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लक्स, इसके आसपास में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाली होंगी वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना फास्ट ये तेजी से खींच लेगा, है ना। तो ये पॉइंटर यहां पे मैंने लगा दिया, ये पॉइंटर मूव होगा, है ना। बिल्कुल क्लियर है। अब वैसे ही देखिए यहां पे भी मैंने लिख दिया है कि एज द करंट मैग्नीट्यूड थ्रू कॉइल इंक्रीजेस, एज द करंट मैग्नीट्यूड थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, कॉइल अट्रैक्ट्स द आयरन पीस, सो पॉइंटर मूव्स। बस सिंपल, क्लियर। आपको सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट सीखने पे आपको ध्यान रखना है। अब ईएमएमसी है, ईएमएमसी में क्या करना होता है, दोनों, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा, जो मैग्नेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, तो एक फिक्स्ड होगा, एक मूव होगा। सेम है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इसको फिक्स कर दो तो मूव कौन होगा, दोनों में पोल्स फॉर्म होंगी, ठीक है, दोनों साइड पोल्स फॉर्म होंगी, ठीक है, यहाँ भी पोल फॉर्म होंगी, यहाँ भी पोल फॉर्म होंगी, है ना, ठीक है। तो सेम होगा, सेम प्रोसेस होगा, एक मूव करेगा, एक ये जो है इसको अट्रैक्ट या रिपल्सन देगा तो ये मूव होगा, है ना, ये मूव होगा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, ईएमएमसी हो गया ना। ये क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये क्या हो गया, मूविंग आयरन, है ना। ये बच्चों इसका बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब बच्चों आगे समझते हैं कि अभी आपने फिगर अपनी कॉपी में बनाया है सभी का, स्प्रिंग जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज होता है ना, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ये है, स्प्रिंग जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज होता है। स्प्रिंग हमने क्यों दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब इंस्ट्रूमेंट में, एक इंस्ट्रूमेंट में ये बस समझना है, नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं, ये बस समझने की जरूरत है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट में, एक इंस्ट्रूमेंट में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, है ना। अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ, पीछे आपने कॉपी में लिखा होगा कि ये था परमानेंट मैग्नेट, रफ एंड बना रहा हूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये था मूविंग कॉइल, है ना, यहां नॉर्थ बन गया था, साउथ बन गया था, यहां हमने पॉइंटर डाल दिया था, यही था ना। तो ये नॉर्थ पोल यहां बनेगा, मैंने पहले क्लास में ही बताया था, साउथ पोल यहां बनेगा। तो ये कैसे बनता है, यहां पे तो बन सकता था, यहां साउथ बना देते, यहां नॉर्थ बना देते, तो क्या होता है, ये अट्रैक्शन हो जाता है ना। यहां साउथ रहता है, यहां नॉर्थ रहता, तो अट्रैक्शन हो जाता, इसको, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट करता है ना। यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है ना,
यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ये क्या हुआ, रिपल्सिव हो गया, है ना, रिपल्सिव हो गया। ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आता कैसे है, ये मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक है, ये समझने की जरूरत है। वाइंडिंग का सेंस एक होता है, ठीक है, मतलब अगर मैंने वाइंडिंग ऐसे की है, ऐसे की है, ऐसे मतलब ये एक मैं नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने वाइंडिंग ऐसे की है, ठीक है, ऐसे की है, ऐसे की है मतलब ऐसे की है, ये वाइंडिंग ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे क्या हुआ है, ये देखिए ऐसे है वाइंडिंग। जब ये वाइंडिंग ऐसे है तो जो मेरा थंब है, जो मेरा थंब है, ये थंब दिखा रहे होंगे, ये जो थंब है मेरा वो नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, है ना। अब सेकंड, अब मुझे नॉर्थ पोल इधर बनाना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे आइए, ऐसे थंब इधर करना है, ऐसे बनाना है ना, ऐसे करना है, तो ऐसे होगा, मतलब कैसे, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया ना, तो इधर क्या बन गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मतलब इसका क्या है, कंक्लूजन ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि पोल फॉर पोल को हम कैसे बना सकते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि पोल्स, ये लिख लेना, पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट depends upon the sense of winding used, ठीक है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, पोल्स कैसे डिसाइड होगा, अभी समझ गए कैसे होगा, तो सेंस ऑफ वाइंडिंग का इस्तेमाल करके होगा। वाइंडिंग हम जैसा करेंगे वैसा पोल फॉर्मेशन होगा, वाइंडिंग हम ऐसा करेंगे तो नॉर्थ पोल यहां बनेगा, वाइंडिंग हम ऐसा करेंगे तो नॉर्थ पोल वहां बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन होता कैसे है, तो चलिए अब हम पहले डिराइव करते हैं। मान लिया n इज इक्वल टू, हमने लिया ये आप ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, देन फोर्स experienced by the moving coil carrying current I, ठीक है। फोर्स क्या होगा, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा, F इज इक्वल टू BIL साइन फाई होता है ना, न्यूटन्स, ठीक है। where flux density PMMC के लिए है ये, ठीक है, PMMC के लिए है ये टॉर्क इक्वेशन। फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, समझ गए। अब फाई जो है, फॉर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 क्या होता है 1, तो BIL हो जाएगा, है ना, न्यूटन्स। तो
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी क्या होगा? टीडी इज इक्वल टू एन बी आई एल इंटू बी, ठीक है। ओके, न्यूटन मीटर। एल बी क्या है? एल बी क्या है? एरिया ऑफ कोर, ठीक। तो टीडी क्या हुआ? नाउ टीडी इज इक्वल टू एन, ये साथ साथ लिख लीजिए, एन बी आई ए हो गया। तो इससे क्या समझे आप? टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना? टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना? टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई हुआ, है ना? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है n तो है, ये कांस्टेंट ही होगा ना। टर्न तो हम बार बार नहीं बदलते हैं, ठीक। फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। ए जो होगा एरिया, एरिया ऑफ कोर जो होगा, एरिया ऑफ कोर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, है ना? कांस्टेंट होगा। ये पूरा जो एनबीए कांस्टेंट है, आप फटाफट लिख लीजिए, ठीक। अब यहां पे देखिए, ये जो टीडी हमने यहां पे लिख रहा हूं, टीडी जो है, टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई आया, फर्स्ट इक्वेशन डाला। पीछे हमने कंट्रोलिंग टॉर्क का देखा था, क्या देखा था? टीसी जो था दैट इज इक्वल टू के थीटा था, है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट देना होगा, तो जी आई दे देते हैं। जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट विल बी एन बी और ए, है ना? नीचे लिख दूंगा। तो इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो इनसे क्या आपको पता चला? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, है ना? टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड टीसी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना? तो एट स्टेडी स्टेट में क्या होता है? एट टीडी इज इक्वल टू टीसी होता है ना, पीछे पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना? यही होगा ना, ठीक। ये थीटा प्रोपोर्शनल है, तो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम लोग, देखते हैं थीटा वर्सेस आई का प्लॉट प्रोपोर्शनल है ना? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब ये लीनियर एक ग्राफ होगा, है ना? ये लीनियर का हो, लीनियर या फिर यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक, समझ गए? और हमारा जी क्या था? जी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है एन बी इंटू ए। ये क्या है? कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये निकाल लिया हमने, ठीक। ओके, हाँ बच्चों, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स में अब हमने डिफ्लेक्शन की बात कर ली, ठीक है? डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात कर ली, डिफ्लेक्शन कैसे होता है हमने देख लिया। अब पीएमएमसी में ही अब देखते हैं कि कंट्रोल के लिए तो हमने क्या किया है, पीएमएमसी में कंट्रोल के लिए स्प्रिंग कंट्रोल वगैरह रहता है ना? तो स्प्रिंग कंट्रोल हमने यूज किया हुआ है। स्प्रिंग हमने एडी करंट, ये पीएमएमसी में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमने स्प्रिंग यूज किया हुआ है। तो अब डैम्पिंग भी तो है, तीनों टॉर्क इस्तेमाल होता है ना एक इंस्ट्रूमेंट में, तीनों टॉर्क होने चाहिए, तभी तो एक स्टेडी पॉइंटर जो है एक स्टेडी वैल्यू देगा, एक जगह पे ऐसे वाइब्रेट नहीं होता रहेगा, रुका रहेगा, है ना? तो उसके लिए इस केस में हम देखेंगे कि एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एडी करंट डैम्पिंग इसमें प्रोवाइड करता है। अब एडी करंट डैम्पिंग कैसे होगा? मान लिया एडी करंट डैम्पिंग में, एडी करंट डैम्पिंग का मतलब क्या है? एडी करंट डैम्पिंग, आइए यहां समझ लेते हैं। मान लिया कि ये कोर है, ये कॉइल है ना? ये आप लिख लीजिएगा,
पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है एडी करंट डैम्पिंग के बारे में बात हो रही है। पीएमसी में कैसा डैम्पिंग होता है, ये मान लिया कि कोर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस फ्लक्स है ना, इसके क्रॉस फ्लक्स है, यहाँ पे पॉइंटर है, पॉइंटर पे ही हमने स्प्रिंग लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब ये जो फ्लक्स है ये इंटरेक्ट होगा, है ना, ठीक है। तो कोर में एक अपोजिट करंट इंड्यूस होगी, अपोज करने वाली, मूवमेंट को अपोज करने वाली एक करंट इंड्यूस हो जाएगी लेंज लॉ के कारण, बाय लेंज लॉ, ठीक है। ये जो अपोज कर रहा होगा यही एडी करंट डैम्पिंग होगा, डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, सेम चीज इस पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि एडी करंट डैम्पिंग हमने कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें पीएमएमसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम एडी करंट डैम्पिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे पीएमएमसी में एक कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, पीएमएमसी में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमने स्प्रिंग को यूज करते हैं। मान लिया कि स्प्रिंग जो है वो टूट गया, मेरा ये स्प्रिंग है ना, ये मेरा ब्रेक हो गया, ठीक। तो अगर ब्रेक हो गया, करंट यहां से जा रही है और यहां पे टूट गया, तो ये क्या हुआ, ओपन सर्किट हो गया ना, है ना, ओपन सर्किट हो गया। यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ था, यहाँ पॉइंटर लगा हुआ था, ओपन सर्किट हो गया, है ना। करंट इसमें जा नहीं रही है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है वापस जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, वापस जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा पीएमएमसी में अगर अब इसमें ऐसे समझेंगे कि पीएमएमसी में यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि अगर पीएमएमसी में स्प्रिंग अगर डैमेज हो जाता है तो नो करंट विल फ्लो, है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा नहीं, तो पॉइंटर जो है वो जीरो पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये सिर्फ होता है पीएमसी में, बट दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है अदर देन पीएमएमसी, कि अगर ब्रेक होता है, अगर स्प्रिंग ब्रेक होता है तो पॉइंटर जीरो पे ना आकर के, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पीएमएमसी में क्या रहेगा, अगर स्प्रिंग टूटता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाता है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में अगर स्प्रिंग टूटता है, अगर स्प्रिंग टूट जाता है, ठीक है, अगर स्प्रिंग टूट जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, वो मैक्स पोजीशन पे चला जाएगा, मैक्स स्केल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। समझ गए, वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ठीक, वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ओके। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में क्या है कि पीएमएमसी का जो स्केल देखा है हमने, उस स्केल को हम लीनियर स्केल कहते हैं, वो लीनियर रहता है, इट हैज लीनियर स्केल, ठीक है। दूसरा रहता है कि जो पीएमएमसी है वो डीसी क्वांटिटी को मोर एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, तो कह सकते हैं कि इट मेजर्स एवरेज और डीसी क्वांटिटीज मोर एक्यूरेटली, ठीक है। अब इसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो रहता है वो ज्यादा रहता है, हाई रहता है, इट हैज हायर टॉर्क टू वेट रेशियो सो दैट सेंसिटिविटी इज हायर टू ओवरकम फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जितना टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शनल एरर जो है, मतलब कि जो मेरा मूविंग सिस्टम है अगर वो हल्का है, काफी हल्का है, तो क्या है, फ्रिक्शनल एरर को ओवरकम करेगा। तो ये वही पॉइंट जो है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें एक जो चौथा पॉइंट है वो हमने कहा कि हॉर्स शू मैग्नेट, इसमें परमानेंट मैग्नेट कैसा रहता है, हॉर्स शू शेप का रहता है। हॉर्स शू का मतलब ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, हॉर्स शू इसी को कहते हैं ना, ऐसा रहता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं हम, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें चाहिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए वो यूनिफॉर्म मिलता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मिलता है, ठीक है। हॉर्स मैग्नेट अगर हम यूज करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यूनिफॉर्म हम अचीव कर लेते हैं, यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अब डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एसी मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है।
अब एसी मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा एक और क्या है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे हमने कहा था टेम्परेचर एरर भी होता है ना, तो अगर मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो जो परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है, ठीक है, वो इफेक्ट कर सकता है ना। अगर फ्लक्स मेरा परमानेंट मैग्नेट मेरा इंपैक्ट होगा टेम्परेचर की वजह से, तो परमानेंट मैग्नेट जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी तो इंपैक्ट होगा, वो भी तो इफेक्ट होगा। अगर ऐसा इफेक्ट हुआ टेम्परेचर की वजह से तो इंस्ट्रूमेंट क्या देगा, एरर प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, यही ना कहने का मतलब है कि टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, तो पीएमएमसी क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, है ना। तो इस दूसरी बात है, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट आने की वजह से इसका कॉस्ट जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। उसका कॉस्ट हाई हो जाता है, कंपेयर किसके करके करें, तो एमआई और ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का अगर कंपैरिजन करें कि दोनों का कॉस्ट कैसा है, इन तीनों में सबसे महंगा कौन है, पीएमएमसी, एमआई और ईएमएमसी में महंगा कौन है, तो सबसे महंगा हो जाता है पीएमएमसी, ठीक है। अब ये ज्यादा वाइड रेंज में हमें मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे डीसी में भी 100 मिली एम्प्स का करंट मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज जो है 50 मिली वोल्ट तक का ही मेजर कर सकते हैं पीएमएमसी से। तो ये हायर वोल्टेज और करंट की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा फटाक से, ठीक, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। यही हुआ मेरा कहने की बात। अब बच्चों इसका हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया, अब एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले इसका सबसे सुटेबल जो इसका एप्लीकेशन होता है वो होता है एरोस्पेस एप्लीकेशन में, ठीक है। प्लेन वगैरह में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। दूसरा, ये एवरेज क्वांटिटी, एवरेज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, एवरेज क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशंस जो एप्लीकेशंस होंगे, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस जो होंगे, उसमें इसे हम एवरेज मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरी बात कि एसी कम्युनिकेशन अगर सिग्नल है, ठीक है ना, तो उसमें डीसी प्रेजेंट होता है। किसी भी एसी लाइन में कुछ अगर डीसी सिग्नल्स प्रेजेंट हैं तो उसको मेजर करने के लिए भी हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें कि इन द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डीसी प्रेजेंट इन एसी कम्युनिकेशन सिग्नल। एसी कम्युनिकेशन सिग्नल में अगर डीसी क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उसको मेजर करने के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बच्चों बात हो गई है मेरी पीएमएमसी की बात, ठीक है। अब पीएमएमसी यहां होता है खत्म, ठीक। वीडियो को पॉज करिए और इसको फटाक से लिख लीजिए, आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं आगे समझेंगे। पीएमएमसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पीएमएमसी में जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारा एवरेज वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब एवरेज वैल्यू रीड करते हैं का मतलब अब आगे समझते हैं कि जैसे स्प्रिंग तो है जो कंट्रोलिंग टॉर्क देता है ना। अब मान लिया कि एक एसी सिग्नल लेते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे रफ में है, रफ में बना रहा हूं। यहां एसी सिग्नल देखते हैं, ये एसी सिग्नल है, इसका एवरेज वैल्यू क्या हुआ, 0, है ना। एवरेज वैल्यू इसका 0 हुआ ना। तो अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सिग्नल दे दें, ठीक है, एसी सिग्नल प्रोवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंटर जो है वो 0 के पास वाइब्रेट करेगा, ठीक है। वाइब्रेट करेगा मतलब वो ऐसे वाइब्रेट करते रहेगा, ठीक है, कोई एक प्रॉपर रीडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक। तो बच्चों ये इसका समझते हैं कि इसका ये तो हमने ऐसे एक स्टेटमेंट के तौर पे समझ लिया कि वाइब्रेट करता है। अगर एसी सिग्नल हम लोग देते हैं तो पॉइंटर जो है वो 0 के पास ही वाइब्रेट करता रहता है, कोई एक रीडिंग नहीं शो करता। इसका हम समझते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा रहता क्या है, क्यों है। हमने फिगर बनाया था, जब यहां देखेंगे, इधर देखेंगे, इस बॉक्स में देखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में देखिए आप, हमने क्या बनाया था, एक परमानेंट मैग्नेट था नॉर्थ साउथ पोल का, ये मूविंग कॉइल था, ये परमानेंट मैग्नेट था, ये मूविंग कॉइल था, है ना। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्या किया था हमने, इस पे पॉइंटर लगा दिया था, यहां स्केलिंग कर दिया था, ठीक है। करंट आई जैसे ही पास किया हमने तो क्या बताया था, इन दोनों के बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है, ठीक है।
तो हमने जब वाइंडिंग सेंस के अकॉर्डिंग ही रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है ना, वाइंडिंग सेंस जैसे करेंगे आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ नॉर्थ पोल बन गया था, यहाँ साउथ पोल बन गया था, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब बना था तो दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ था, एक मूव कर गया ये डीसी सप्लाई हमने दिया था तब ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसी में हम इसी एसी को एसी सप्लाई दे देंगे, है ना। तो बच्चों एसी सप्लाई कैसा होता है, एक बार वो पॉजिटिव पीक पे गया, एक बार नेगेटिव पे आया, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना। तो ये पोल जो है कभी नॉर्थ पोल यहां बनेगा, कभी नॉर्थ पोल यहां बनेगा अगर एसी सिग्नल देंगे तो, है ना। एक बार नॉर्थ पोल यहां बन गया, फर्स्ट हाफ साइकिल में नॉर्थ पोल कहां बना, यहां, सेकंड हाफ साइकिल में ये नॉर्थ पोल शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा, साउथ पोल यहां आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल जैसे ही आएगी, यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जैसे ही फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही फिर अचीव करेगी, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर नॉर्थ पोल यहां बन जाएगा, साउथ पोल यहां बन जाएगा, है ना। तो ये पोल जो बन रहे हैं मूविंग कॉइल में, ये पोल फिक्स्ड बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं ना। तो क्या होगा, अब यहां कभी साउथ बन रहा है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, कभी नॉर्थ बन रहा है तो रिपल्सन हो रहा है, कभी साउथ बन रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है, कभी नॉर्थ बन रहा है तो रिपल्सन हो रहा है। ये कंटिन्यूअस हर हाफ साइकिल के बाद होगा ना, हर हाफ साइकिल के बाद होगा, है ना। मान लिया कि फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज है ना, मान लिया 50 हर्ट्ज सप्लाई कर दिया, तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है बच्चों, 50 साइकिल्स पर सेकंड, है ना। तो मतलब एक सेकंड में ये 50 बार नॉर्थ साउथ 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 होते रहेगा, है ना। 50 बार ये जब नॉर्थ साउथ होगा तो ये वाइब्रेशन, ये जो पॉइंटर है वो भी ऐसे 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 होते रहेगा ना, ऐसे 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 होते रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है एक जगह पोजीशन पे, कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दिखा रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है जीरो पोजीशन पे ही। जैसे ही वो जीरो से आगे बढ़ने की कोशिश किया वापस जीरो पे आ गया, फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया वापस जीरो से आ गया, तो ऐसे 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 हो रहा है ना। तो बच्चों एसी सिग्नल के लिए ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है, नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वही स्टेटमेंट में इसमें कहा गया है कि इन अ प्योर एसी सिग्नल एवरेज वैल्यू जो है वो जीरो होता है, लेकिन मेरा पीएमएमसी एवरेज वैल्यू रीड करता है। पासिंग थ्रू द पीएमएमसी देन द पॉइंटर वाइब्रेट्स नियर टू जीरो, है ना। अब एवरेज वैल्यू जो पीएमएमसी मेजर करता है वो देखते हैं कैसे है। फॉर एनी सिग्नल पीएमएमसी मेजर्स एवरेज क्वांटिटी, ठीक है। तो आई एवरेज क्या होगा बच्चों, 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t आई ऑफ t dt, है ना। t क्या है बच्चों, टाइम पीरियड है सिग्नल का। तो एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ अ सॉ टूथ सिग्नल हैव अ मैग्नीट्यूड Im, ठीक है। If a sawtooth signal have a magnitude Im and time period t is passing through PMMC, find reading of meter। PMMC से sawtooth signal हमने दिया, ठीक है। अब sawtooth signal कैसा रहता है बच्चों, यही है ना sawtooth signal, है ना। sawtooth signal, सॉ का मतलब क्या होता है, जो आरी, है ना, आरी जैसा जो सिग्नल, आरी का दांत देखा है आपने, आरी का दांत कैसा रहता है, ऐसे ही रहता है ना। तो ये sawtooth हो गया, है ना। तो sawtooth सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या दिया हमने बच्चों, Im दिया, Im मैग्नीट्यूड है इसका, टाइम पीरियड t है ना। तो क्या होगा, आई एवरेज क्या था फॉर्मूला, 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t आई ऑफ t dt, है ना। आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t आई ऑफ t dt, दैट इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे, है ना, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/t टाइम पीरियड क्या है, t है ना, 0 to t, है ना, Im/t, आई ऑफ t क्या है, Im/t इंटू t dt। अब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है, आप सभी 12th पास हैं, इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, जब आप आंसर, जब इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा Im/2, ठीक है। Im/2 मतलब जो पीएमएमसी है, इसका मतलब क्या है कि अगर sawtooth सिग्नल देते हैं, PMMC will read Im/2, है ना, Im/2, ठीक।
मतलब अगर सॉ टूथ सिग्नल देते हैं तो जो पीएमएमसी है वो इसका पीक वैल्यू का आधा रीड करेगा, है ना। मान लिया पीक वैल्यू 100 रहता सॉ टूथ सिग्नल का, तो ये कितना शो करता, ये जो है 50 शो करता, है ना। समझने के लिए बस, ठीक, समझ गए बच्चों। इसको लिख लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। समझना है, लिखते टाइम आप एक एक लाइन जब लिख रहे हो तो उसे लेक्चर के साथ कनेक्ट करते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं। मान लिया कि चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं। क्या कहा था, पीएमएमसी जो है आई एवरेज रीड करता है, ठीक है। ये एक सिग्नल है आपका आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई एम साइन ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी प्लस डैश 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 इज पासिंग थ्रू द पीएमएमसी, ठीक है। ये वाला जो सिग्नल है, ये पूरा सिग्नल जो है वो पीएमएमसी से पास कर रहे हैं। तो पीएमएमसी क्या रीड करेगा बच्चों, आई एवरेज क्या है इसका, आई नॉट पीएमएमसी विल रीड, यही सिर्फ रीड करेगा वो, ठीक है, बाकी कुछ रीड नहीं करेगा। एवरेज वैल्यू क्या है इसका, आई टी का एवरेज वैल्यू क्या है, आई नॉट, है ना। इफ अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन पढ़िए कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द पीएमएमसी इफ फॉलोइंग सिग्नल इज पास थ्रू इट। ये दो सिग्नल्स हैं। पहला सिग्नल आई टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 2.5 साइन 2 ओमेगा टी प्लस डैश 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 एम्पियर करंट ये एक पीएमएमसी से जा रहा है। क्या रीड करेगा बच्चों, यहां समझे थे अभी, क्या रीड करेगा पीएमएमसी, क्या रीड करेगा 1, है ना, 1 रीड करेगा 1, है ना। अब सेकंड में देखेंगे माइनस 2.5 प्लस 1.5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। ये सिग्नल अगर पास हो रहा है तो क्या रीड करेगा, माइनस 2.5। अब ये माइनस 2.5 जो ये दिखा रहा है रीड तो करेगा, बट इसके कंडीशन है, ठीक है, जो यहां लिखा है। ये माइनस 2.5 मुझे दिखाना है तो मुझे कौन सा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, सेंटर जीरो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेंटर जीरो पीएमएमसी। सेंटर जीरो का मतलब ये हुआ ऐसे, ये स्केल हुआ, जीरो सेंटर में है, ठीक है। तो ये सेंटर जीरो हो गया ना, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ठीक है। तो माइनस 2.5 कब शो करेगा, जब हम सेंटर जीरो पीएमएमसी यूज करेंगे, ठीक है, सेंटर जीरो पीएमएमसी यूज करेंगे, तब कौन सा, माइनस वाला, नेगेटिव साइन वाला जो पॉइंटर है वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल यूज करते, अगर ये हम पीएमएमसी सेंटर जीरो नहीं यूज करके नॉर्मल पीएमएमसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये माइनस 2.5 क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, जीरो ही रहेगा, है ना। मान लिया ये वाला यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वाला, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड, है ना, ये पॉजिटिव साइड, तो कहां दिखाएगा, नेगेटिव वैल्यू इधर है, नहीं दिखाएगा ना, तो जीरो पे ही रहेगा, ऐसे ही जीरो पे ही रहेगा, बस हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, हिलने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं हिल पाएगा, जीरो पे ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे नेगेटिव वैल्यू दिखाने के लिए, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मुझे सेंटर जीरो पीएमएमसी यूज करना पड़ेगा। सेंटर जीरो पीएमएमसी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को रीड करता है, ठीक है।